राजस्थान पॉलिटी या यूँ कह सकते हैं कि विधानसभा के बारे में तो डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विधानसभा, पर्टिकुलरली ये कहूँ कि राजस्थान विधानसभा तो डायरेक्टली रूप से नहीं, लेकिन आरएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और राजस्थान के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इसको डिस्कस करेंगे और विधानसभा में किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और किस राज्य में कितनी सीटें हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो है उस पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त होते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी सीटें मैक्सिमम और कितनी सीटें मिनिमम हो सकती है किसी भी स्टेट में, तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में भी इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विधानसभा के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि राज्य विधानमंडल जो होता है उसके अंतर्गत 2 ये बोल सकते हैं कि एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद के बारे में डिटेल से 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत विधान सभा के बारे में डिस्कस करते हैं। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जैसे कि विधानसभा के चुनाव अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ये वही वाले हैं और यही विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें क्या है कि इसकी अधिकतम संख्या जो इसमें जो भी जिनको हम एमएलए कहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है। मिनिमम न्यूनतम कितनी रिक्वायर्ड है, तो 60 रिक्वायर्ड है। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 60 से 500 के बीच संख्या होती है और वो राज्य की जनसंख्या और उसके आकार के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हम यूपी में देखते हैं तो 403 सीटें, राजस्थान में देखते हैं तो 200 हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि इनका ये पैटर्न चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम किसके, तो राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है। क्योंकि जैसा कि मैंने जब संविधान के बारे में पढ़ाया था और फर्स्ट वीडियो जब पॉलिटिकल लिया था उसमें डिस्कस किया था, संविधान सभा में जितने भी लोग चुने गए थे या जितने भी लोग उस संविधान सभा में थे, जैसे 389 की बात करते हैं, तो वो भारत की प्रत्येक 10 लाख वाला जो सिस्टम था उसके ऊपर एक व्यक्ति को लिया गया था। तो उसी हिसाब से यहाँ भी यही सिस्टम है। तो 60 से 500 के बीच की जो संख्या होती है वो राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के मामले में ये 30 है। कितनी है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में 30 है। मिजोरम, नागालैंड के मामले में 40, तो मिजोरम में कितनी है, 40 है। और नागालैंड में तो कुछ अपवाद स्वरूप कुछ होते हैं जहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं और विधानसभा भी रहती है। तो इस रीज़न से क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक ये कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे ये संख्या रखी जाती है। और जनरली क्या होता है कि अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर सीटों से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो इसी पोर्शन से बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ अपवाद की तरह हैं, तो इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी एग्जैक्टली होनी चाहिए, उस रीजन से दिक्कत होती है। तो कुछ क्या होते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी चुन लिए जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये कि मतदान के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि जो लोग आए हैं चुन के उनमें से ये कह सकते हैं आप, तो या उनके जो भी लोग हैं उसके माध्यम से, या जो भी राज्यपाल हो रहे हैं उनके माध्यम से मनोनीत वाला सिस्टम है। तो मूल रूप से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। तो उनका जो तरीका होगा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य को क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के मामले में 30 है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 है। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राज्यपाल क्या करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामित करता है। आंग्ल भारतीय में पहले ही बता चुका था कि जैसे कि आज़ादी के समय क्या था कि जैसे कि कोई व्यक्ति हैं तो किसी ब्रिटिश व्यक्ति ने किसी इंडियन गर्ल से शादी कर लिया, इंडियन गर्ल ने किसी ब्रिटिश से शादी कर ली, तो उनकी जो संतान होती थी वो आंग्ल भारतीय कहलाती थी, क्योंकि आंग्ल भी आ रहा है और भारतीय भी आ रहा है, ठीक है। आंग्ल एक मीनिंग से आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के बारे में कहा जा रहा है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को क्या कर सकता है, नामित कर सकता है। नामित तभी करेगा जब यदि ये जो समुदाय है आंग्ल भारतीय, आप ये कह सकते हैं कि अगर उनके समुदाय को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सदन में, अगर वो पर्याप्त नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि राज्यपाल क्या करेगा, इस आंग्ल भारतीय को क्या करेगा, समुदाय के एक सदस्य को नामित। क्योंकि देखो होगा क्या,
जब कोई आंग्ल भारतीय व्यक्ति है तो जनरली टेंडेंसी क्या रहती है कि भारत का व्यक्ति भारत के नागरिकों को वोट देना ज़्यादा पसंद करता है। ये भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्रीय नागरिक को या क्षेत्रीय व्यक्ति को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इनको ये प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि एक आंग्ल भारतीय को नामित कर दे, जिससे कि वो आंग्ल भारतीय सदस्य जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनकी बातों को उठा सके सदन में। यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व सदन में पर्याप्त नहीं हो तो क्या किया जा सकता है, एक को नामित कर सकता है। उपबंध 10 वर्ष 1960 तक के लिए था, लेकिन इसे हर बार क्या किया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि आने वाले 10 या 20 सालों में क्या होगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य उनको प्रतिनिधित्व मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर से क्या कर दिया, जो 10 वर्ष के लिए था 1960 तक, उसे बढ़ाते बढ़ाते आगे तक एक्सटेंड कर दिया गया। 95 के संविधान संशोधन में इसे क्या कर दिया गया, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जिन राज्यों में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उन राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो एक सदस्य को क्या कर सकता है, नामित कर सकता है। तो ये प्रावधान कहाँ तक है, 2020 तक। अगर 2020 तक कोई चुन के आता है तो ठीक है, नहीं चुन के आता है तो फिर से ये इस प्रोसेस को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। 95 का संविधान संशोधन किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट की बात की जाए, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर विधानसभा, अगर कोई ये कह दूं मैं कि MLA जैसे कि मेंबर ऑफ, क्योंकि बहुत सौ को MLA की फुल फॉर्म नहीं पता होती है तो मैं डिटेल से इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि MLA जो होता है, जैसे विधायक तो नॉर्मली हम जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। MLC भी होता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, MLC होता है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है विधान परिषद, तो इसके बारे में। तो MLA का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता होगा क्योंकि आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, तो इस रीजन से मैं बता रहा हूँ, जिनको पता नहीं है वो इसको समझ सकते हैं। तो जब कोई MLA बनना चाहता है या विधायक बनना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, विधानसभा के सदस्यों के लिए अर्हता योग्यता जो भी हम कहें तो वो क्या है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। संविधान का एक अनुच्छेद है और वो है 173 के अनुसार क्या है, विधानसभा की सदस्यता के लिए संविधान द्वारा वही योग्यता निहित है या वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित की गई है। मतलब ये कि अगर किसी को चाहे MP बनना है या चाहे MLA बनना है, उसके लिए योग्यता में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे कि होता है ना कि आपको जैसे कि 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और फिर एक जैसे कि आप कोई डिग्री कर लेते हैं, बैचलर डिग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपको MP बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, या MLA बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर आपको मेंबर बनना है, तो उससे क्या होगा कि दोनों के लिए क्वालिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। और ये किस में दिखाया गया है, हो सकता है कि जब 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे RS हो, चाहे अगर चुनावी समय में अगर इस प्रकार के चुनाव का टाइम होता है और उसमें अगर कोई एग्जाम हो रहा है प्रशासनिक पोस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो करंट से रिलेट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। अगर उस पर कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा है उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो वर्तमान समय में यही कंडीशन चल रही है, इस कारण से इन पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत इन चीज़ों का कहा गया है। अगर जब आप विधानसभा के सदस्यों की योग्यता या अर्हता के बारे में जब आप लिखते हैं कि कौन व्यक्ति बन सकता है, उस समय अगर आप अनुच्छेद 173 को अगर वहां कोट करते हैं, आंसर बेहतर और ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाएगा और दूसरों से ज़्यादा एनरिच हो जाएगा, एनरिचमेंट उसमें हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि अनुच्छेद 173 में बातें कही गई है और क्या बात कही गई है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वही की वही योग्यता विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भी होती है, अर्हता होती है, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो कौन कौन सी अर्हता आपके पास होनी चाहिए। पहला तो है कि वह भारत का नागरिक हो, कोई भी विदेश का नागरिक आके यहाँ पे चुनाव लड़ ले ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज़ कही गई है कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, 35, 25, 30 इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ जरूर याद रखिएगा कौन बन सकता है। थर्ड है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विधि निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता हो।
संसद ने सपोज, अभी तो कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून बना दिया भविष्य में कि इसके अनुसार यही व्यक्ति एमएलए या एमपी बन सकता है, अगर वो योग्यता उसमें रखी गई है, संसद द्वारा बनाई गई, तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिस्कस किया कि भारत का नागरिक हो, सेकंड डिस्कस किया 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विधि द्वारा निर्धारित जो भी शर्तें हैं उसको पूर्ण जरूर करता हो, वह अन्य निर्धारित शर्तें जैसे पूर्ण करता हो, जैसे वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और वह जैसे कि अन्य विदेशी राज्यों के प्रति या राज्य के प्रति निष्ठा का भाव नहीं रखता हो। मतलब जैसे खा तो अपने देश की रहे हैं और जैसे बजा किसी डंका किसी अदर देश का बजा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के नागरिक हैं, भारत के हित के बारे में उनको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 योग्यता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है 100 वर्ड्स में इस प्रकार से कि विधानसभा के, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी अर्हता आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको जरूर याद रखिएगा। 173 आर्टिकल को कोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आंसर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगा। नेक्स्ट में डिस्कस किया जाए कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, जैसे जो क्षेत्रीय निर्वाचन होता है, विधानसभा होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। मतलब कहीं पे जैसे 403 सीटें हैं, कहीं पे 200 सीटें हैं, तो एक बेहतर इलेक्शन हो सके, एक बेहतर तरीके से प्रोसेस हो सके, उसके लिए क्या किया है कि हर राज्य होता है, जैसे देश को पहले हमने राज्यों में ये कर रखा है और राज्य को फिर इस इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रखा है कि क्षेत्रीय क्षेत्र बांट रखा है। जैसे आपने देखा होगा कि 403, जैसे कि यूपी की बात करें 403 सीटें हैं, तो वहाँ पर उनको बांटने के पीछे रीज़न यही कि एक बेहतर क्या हो सके कि नियंत्रण हो सके उसके ऊपर। इन चुनाव में क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात में, ये जब से हमारा संविधान बना है तब से सीटों का जो बंटवारा हो रहा है वो जनसंख्या के बेस पे ही हो रहा है। विदाउट जनसंख्या के बेस पे कहीं भी सीटों का बंटवारा नहीं होता है। इसीलिए यूपी की जनसंख्या काफ़ी हद तक ज़्यादा होने से एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे क्या है कि 403 सीटें वहाँ पे हैं। तो दूसरे शब्दों, और जैसा कि हमने एक और कहा कि उसका विस्तार कितने में है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि यूपी में 403 सीटें हैं और राजस्थान में 200 सीटें हैं, ये कहूँ मैं, तो 200 सीटों का वही महत्व है जो चाहे 1 सीट का हो, 2 सीट का हो या 3 सीट का हो, सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। और जनसंख्या का अभिप्राय, अब जैसे हम जनसंख्या के बारे में बोल रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पे हम इसका ये करेंगे, तो मतलब ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार या जो भी हमने जनगणना ली है, तो जो जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो कि हाँ इसकी इतनी जनसंख्या है इस क्षेत्र की, उस आधार पे सारा बंटवारा होगा। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अभी जैसे कि 2011 की जनगणना हुई, अगर उनको लगता है कि हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार हमें फिर से सीटों का बंटवारा करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं जिससे ये फ़र्क पड़ता है, और एक क्राइटेरिया होता है कि इतने के अंतर्गत हमें इतनी सीट को, जैसे मैंने आपको जब संविधान के बारे में स्टार्टिंग में जब पॉइंट बताया था, पॉलिटिकल लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि 10 लाख सीट पे प्रत्येक व्यक्ति को रखा गया था। जब हमारी संविधान सभा में लोग चुन के जो भी उनका प्रत्यक्ष रूप से हुआ या जिस भी प्रकार से हुआ, तो 389 सीटों के लिए जो 10 लाख प्रत्येक सीट, एक सीट पर एक व्यक्ति था, तो जब उनको लाया गया उस समय भी 10 लाख, तो यहाँ भी लगभग यही क्राइटेरिया है कि एक सीट के लिए कितने लोग होंगे, उस आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा। प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से विभाजन संसद को इस बात का अधिकार है, वह संबंधित मामलों का निर्धारण इसी उद्देश्य के तहत करता है। अब ये जब सीटें कम ज़्यादा या बढ़ाई जाएगी घटाई जाएगी, ये सारी पावर किसके हाथ में है, ये संसद के हाथ में। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। 1952 क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि 2011 की जनगणना हुई, अब 2021 में होगी, लगभग 10 साल के बाद हम बोल सकते हैं। 1952 में हुई, फिर 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया। परिसीमन आयोग अधिनियम की उस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की सीमा को तय करना कि कितनी सीटें किस क्षेत्र में रखनी और क्या करना है। 1976 का 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र को 1971 के आधार वर्ष पर 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। यह चीज़ थोड़ा समझिएगा। 1976 में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, सभी को पता है, और उसमें क्या हुआ कि विधानसभा के क्षेत्रों के निर्वाचन को क्या किया गया 1971 के आधार पर 2000 के लिए। मतलब जैसे 1971 में जो जनगणना हुई थी
उस समय जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या के आधार पर क्या किया इन्होंने कि सीटों का बंटवारा कर दिया कि इतनी इतनी सीटें रखी जाएगी इस क्षेत्र में, और उसे कहाँ तक फिक्स कर लिया, जैसे कि 1976 में इन्होंने अधिनियम पारित किया कि हमें क्या करना है कि हमें सीटों का निर्धारण करना है कि कितनी सीटें किस क्षेत्र में रखनी है। अब 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाए, तो अब इन्होंने आधार वर्ष क्या रखा, कौन सा आधार वर्ष लें जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि 1971 में जैसे कि मान लो 100 भारत की जनसंख्या 100 थी, मैंने 10 सीटों में इसको बांट दिया, तो ये 10 सीटें जो हैं वो 2000 तक के लिए फिक्स कर दी गई कि 2000 तक 10 सीटें रहेगी। कौन सा आधार वर्ष है, 1971 का। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध अगले 25 वर्ष मतलब 2026 तक, 2000 तक तो फिक्स किया ही था, 1971 को आधार वर्ष माना और इसमें इतनी जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के आधार पर हमने क्या कर दिया, सीटों का बंटवारा कर दिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने ये चीज़ की, 2000 तक के लिए उसे फिक्स कर दिया। लेकिन फिर से क्या किया, पुनर्निर्धारण किया और यह प्रतिबंध 25 वर्षों के लिए, मतलब लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 2025-26 तक के लिए क्या किया, 2025-26 तक के लिए इसे फिर से फिक्स कर दिया गया। कौन सा बेस ईयर बनाया, 1971। 2001 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 की जनगणना तथा 87वें संविधान संशोधन अधिनियम फिर से क्या किया, 87वां संविधान संशोधन किया गया। कब, 2003 में। और 2001 की जनसंख्या, जैसे पहले क्या था, 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो 1971 को क्या किया गया, आधार वर्ष माना, मतलब 1971 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पे हमने कहाँ तक फिक्स कर दिया, 2026 तक की कौन सा 2000 तक फिक्स किया, उसके बाद 2026 तक फिक्स कर लिया कि यहाँ तक सीटें वही की वही रहेगी, कोई सीटों में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इनको लगा कि क्योंकि अब आप स्वयं देख लीजिए कि 1971 से अगर 2000 तक भी देखें तो लगभग 30 साल होते हैं, 30 साल, हर 10 साल में कितनी जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, ये हम समझ सकते हैं, लगभग 10 करोड़ लोग हर साल बढ़ रहे हैं। तो विधानसभा क्षेत्र या जो भी क्षेत्र है उनके ऊपर भार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने से। तो क्या किया इन्होंने कि 2001 के जैसे कि 2001 में फिर क्या किया गया कि जैसे कि 2003 में 87वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 2003 में, ठीक है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या किया गया कि जो लिमिट हमने 1971 फिक्स की थी कि हमने बेस ईयर कौन सा माना था, 1971 को माना था, वो जनसंख्या ली, अब वो नहीं करके 2001 की जनसंख्या ये ले ली, लेकिन रखा टाइम किसके लिए फिक्स, 2026 तक, कि 2001 की जनसंख्या के आधार पर पूरा मतलब क्या किया जाएगा कि 2026 तक फिक्स कर दिया गया। तो 2001 की जनसंख्या के आधार पर सरकार को यह अधिकार दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों का तुलनात्मक पुनर्निर्धारण किया जाए, क्योंकि पहले जो बेस ईयर था 1971 था, तो 1971 से 2000 तक लगभग 30 साल में 30 करोड़ लोग इंक्रीज हुए होंगे, उनको कहाँ पे ये किया जाएगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र और हर क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस कारण से 2001 को बेस ईयर लिया गया। वहाँ से फिर अब जनसंख्या का आधार कौन सा हो गया, 2001 हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों का आरक्षण संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसमें कितना आरक्षण निर्धारित किया गया, जैसे कोई भी आरक्षण किसी को भी दिया जाता है तो वहाँ पे जैसे कि राजस्थान में, तो राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उसमें SC ST, जैसे मैं एक नॉर्मल आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, SC ST की जनसंख्या कितनी है उस बेस पे आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। कि जैसे कि राजस्थान की जनसंख्या 100 है और उसमें 10% SC ST है, तो 100 में से जैसे कि तो 10% इनको क्या कर दिया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। अब कुछ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि विधानसभा क्षेत्र में किस क्षेत्र में कितनी है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ी सी एक मोटी मोटी समझ विकसित कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 294 सीटें हैं और यहाँ पे भी विधान परिषद है। आपको ये तो पता होगा कि सभी में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। सभी राज्यों में द्विसदनीय मतलब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत हम 2 को लेते हैं, विधान परिषद और विधानसभा को, सभी में ये नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आर्थिक स्थिति बेहतर है तो वहाँ पे विधान परिषद होगी, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 60 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की। असम में 126 हैं, बिहार में 243 और बिहार में विधान परिषद भी हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 हैं। इसके साथ ही गोवा में 40 हैं, गुजरात में 182 हैं, हरियाणा में 90 हैं, हिमाचल प्रदेश में 60 हैं, जम्मू कश्मीर में 87 सीटें हैं। टोटल 111 है, 111 हैं, लेकिन 24 सीटें जो हैं
वो आप ये समझ सकते हैं कि POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे वो 24 सीटें फंसी हुई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली कि विधान परिषद भी है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि सीटों की बात की जाए तो उसके अंतर्गत मिनिमम क्राइटेरिया हमने कुछ फिक्स किया था, लेकिन यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया से भी कम है, क्योंकि ये इसका एक अलग संविधान है जम्मू कश्मीर का, जिसका आपको पता ही होगा। झारखंड की बात की जाए तो 81 सीटें हैं, कर्नाटका की बात की जाए तो 224 हैं, केरल की बात की जाए तो 140 हैं, मध्य प्रदेश में 230 हैं, महाराष्ट्र में 288 है और यहाँ पर भी क्या है, विधान परिषद है। साथ ही कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ 75 सीटें किसकी हैं, विधान परिषद की हैं। ये याद रखिएगा, ये अलग है और ये अलग है, ये चीज़ तो नॉर्मल तरीके से पता ही होगी। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है, मिजोरम में 40 हैं, नागालैंड में 60 है, उड़ीसा में 147 है, इसके साथ ही पंजाब में 117 है, राजस्थान वर्तमान समय जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ 200 है, सिक्किम की बात की जाए तो 32 है, तमिलनाडु की बात की जाए तो 234 है, त्रिपुरा की बात की जाए तो 60, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से कहा जाए कि मिनी भारत कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 403, क्योंकि इसीलिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 70 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं, दिल्ली में 70 हैं और इसके साथ ही पुदुचेरी में 30 हैं। और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे विधान परिषद भी है तो वहाँ पे लगभग 100 सीटें हैं। तो इस प्रकार से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी बार क्या होता है कि क्वेश्चन ड्रैग और हो सकता है जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो वर्तमान जैसे कि अभी बात की जाए तो इलेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, तो एक तो इलेक्शन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पे 90 सीटें हैं, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके साथ अगर सेकंड बात की जाए तो मध्य प्रदेश की तो 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। इसके साथ ही राजस्थान में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश और जो वर्तमान समय में जिन 3 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर कितनी सीटें विधानसभा की है, क्योंकि 2 लाइन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि PCS एग्जाम में क्या होता है, चाहे RS की बात की जाए या UP PCS MP PSC की बात की जाए, वहाँ पे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत, UPSC में कभी इस प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्टेट PSC में ये रूल है और एक प्रकार से कहा ही जा सकता है कि फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। और इन सीटों का थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, वर्तमान में इलेक्शन हो रहे हैं तो हो सकता है कि इंटरव्यू में ये आपके बहुत ज़्यादा मदद करें, तो वहाँ भी याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की गई 40 जो सीटें निर्धारित की गई है न्यूनतम, लेकिन जम्मू कश्मीर पे ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता। अभी हमने डिस्कस किया, इसीलिए मैंने इसमें रेड में रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विधान परिषद में 40 सीटें मिनिमम होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग ही संविधान है, भारत का संविधान की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लागू नहीं होती है। 36 सदस्य ही हैं वहाँ पर विधान परिषद में जो अपने राज्य के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बात की जाए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल होता है अब में आपने अलग ही है, अदर जगह 5 वर्ष का होता है, यहाँ 6 वर्ष का होता है, ये उनके संविधान के अनुसार है। 36 सीटें भी लगभग संविधान के अनुसार ही है उनकी। एक और बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या है, 111 सीटें हैं। 111 सीटों में से अगर आप 24 को माइनस करेंगे तो 87 सीटें हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कि जम्मू कश्मीर में 87 सीटें हैं और टोटल सीटों की बात की जाए तो 111 है, लेकिन जो POK जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं वहाँ पे 24 सीटें वहाँ पे हैं। और जम्मू कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के अंतर्गत 7 सीटें जो हैं, इसमें से 111 में से 7 सीटें क्या की गई है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।